नया संतान करोड़पति अनाथाश्रम में वारिस की तलाश में जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे अपने मृत बेटे के समान दिखने वाला एक युवक मिलता है। शक्तिशाली भारतीय उद्योगपति अमित शर्मा अपनी पत्नी प्रिया और 8 वर्षीय बेटे आदित्य के साथ एक व्यावसायिक डिनर से लौट रहे थे। मुंबई पर भारी बारिश हो रही थी, जिससे सड़क पर दृश्यता कम हो गई थी। अमित सावधानी से गाड़ी चला रहे थे, अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत। प्रिया उनके बगल में बैठी मुस्कुराते हुए उनका हाथ सहला रही थी। पिछली सीट पर आदित्य शांति से सो रहा था, खेल और हंसी के एक लंबे दिन के बाद थका हुआ। अचानक एक ट्रक कहीं से आया और उनकी लेन में घुस गया। अमित ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गीली सड़क पर कार फिसल गई। जो आखिरी चीज उन्हें याद थी वह था मुड़ती धातु की कर्कश आवाज और प्रिया की चीखें। जब अमित 3 दिन बाद अस्पताल में जागे तो उनकी दुनिया बिखर चुकी थी। उन्हें बताया गया कि प्रिया की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और आदित्य लापता था। अधिकारियों ने कई दिनों तक दुर्घटना स्थल की छानबीन की थी, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला था। हानि से टूटे हुए और अपराधबोध से ग्रस्त अमित गहरे अवसाद में डूब गए। वे दिन भर अपने महल में बंद रहते थे, किसी से मिलने से इनकार करते थे, यहाँ तक कि अपने छोटे भाई राहुल से भी, जो त्रासदी से उबरने में उनकी मदद करने पर जोर दे रहा था। दुर्घटना के कुछ हफ्तों बाद अमित को एक और विनाशकारी खबर मिली। दुर्घटना में लगी चोटों के कारण वे बांझ हो गए थे। फिर से पिता बनने की संभावना हमेशा के लिए समाप्त हो गई थी। तब अमित ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी का रुख बदल दिया। अगर नियति ने उनका परिवार छीन लिया था, तो वे अपने बाकी दिन सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों की मदद करने में समर्पित करेंगे। उन्होंने भारत के सबसे गरीब समुदायों में स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए बड़ी रकम दान करना शुरू कर दिया। हालांकि उनके दिल में खालीपन अभी भी मौजूद था। अमित एक वारिस चाहते थे, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वे न केवल अपनी संपत्ति बल्कि अपने मूल्य और दूसरों की मदद करने के जुनून को भी सौंप सके। इस तरह उन्होंने अनाथाश्रमों का दौरा करना शुरू किया, इस उम्मीद में कि वे एक ऐसे बच्चे को ढूंढ सकें जो उस खालीपन को भर सके। जो अमित नहीं जानते थे वह यह था कि नियति ने उनके लिए एक ऐसा आश्चर्य तैयार किया था जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। 15 साल बीत चुके थे उस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बाद। अमित शर्मा अब 55 वर्ष के पूरे भारत में एक सम्मानित और प्रशंसित परोपकारी बन चुके थे। उनके बाल, जो पहले काले थे, अब चांदी के धागों से भरे थे जो उन्हें एक बुद्धिमान रूप देते थे। उनकी आंखें, हालांकि थकी हुई, हर बार दृढ़ संकल्प से चमकती थीं जब वे अपने द्वारा स्थापित परोपकारी परियोजनाओं में से किसी एक का दौरा करते थे। एक गर्म गर्मियों की दोपहर को अमित मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित आशा और जीवन अनाथाश्रम पहुंचे। यह उस महीने में किसी अनाथाश्रम का उनका चौथा दौरा था, अपने उत्तराधिकारी की अथक खोज का हिस्सा जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके। जैसे ही वे इमारत के गलियारों में घूम रहे थे, कुछ ने उनका ध्यान आकर्षित किया। लगभग 23 वर्ष का एक युवक फर्श पर बैठा था, छोटे बच्चों से घिरा हुआ, जो ध्यान से उसे सुन रहे थे जबकि वह उन्हें एक कहानी पढ़ रहा था। इस दृश्य ने अमित को भावुक कर दिया, जो रुककर देखने लगे। युवक, जिसका नाम आकाश था, भूरे बाल और हरी आंखें थीं जो दयालुता से चमक रही थी। उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी और वह कहानी के पात्रों के साहसिक कार्यों का वर्णन करते हुए उत्साह से हावभाव कर रहा था। उत्सुक होकर अमित अनाथाश्रम की निदेशक श्रीमती मेहता के पास गए, एक लगभग 60 वर्षीय महिला जिनकी मुस्कान दयालु और आंखें करुणा से भरी थी। यह युवक कौन है? अमित ने पूछा, आकाश से नजर नहीं हटा पा रहे थे। श्रीमती मेहता ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, अरे, यह आकाश है। वह 15 साल पहले यहां आया था, तब वह बमुश्किल एक बच्चा था। हमें कभी नहीं पता चला कि वह कहां से आया था या उसके माता पिता कौन थे, लेकिन पहले दिन से ही उसने विशेष होने का प्रदर्शन किया। हमेशा छोटों की मदद करता, कठिनाइयों के बावजूद हमेशा मुस्कुराता रहता। अमित ने आकाश के साथ एक अनजान संबंध महसूस किया। उसकी नजर में बच्चों के साथ बातचीत करने के उसके तरीके में कुछ ऐसा था जो उन्हें परिचित और आरामदायक लगता था। और अब वह यहां काम करता है? अमित ने पूछा। हाँ, श्री शर्मा। जब उसने 18 साल की उम्र पूरी की तो उसने स्वयंसेवक के रूप में रहने पर जोर दिया।
वह सुबह सामाजिक कार्य का अध्ययन करता है और शाम को यहाँ मदद करने आता है। वह कहता है कि यह जगह उसका घर है और वह उसे वह सब कुछ लौटाना चाहता है जो उसने पाया है। श्रीमती मेहता के शब्द अमित के मन में गूंजते रहे। बिना जाने क्यों, उन्होंने इस विशेष युवक के बारे में और जानने की इच्छा महसूस की। मैं उससे बात करना चाहूंगा, अगर संभव हो तो, अमित ने कहा। श्रीमती मेहता ने सिर हिलाया और आकाश को बुलाया। युवक एक शर्मीली मुस्कान के साथ आया, अपने हाथों को पुराने पैंट पर पोंछते हुए जो उसने पहना था। आकाश, मैं तुम्हें श्री अमित शर्मा से मिलवाती हूं। वे एक महत्वपूर्ण व्यवसायी और परोपकारी हैं जो आज हमारा दौरा कर रहे हैं। आकाश ने अपना हाथ बढ़ाया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, श्री शर्मा। मैंने आपके और समुदाय के लिए आप जो कुछ करते हैं उसके बारे में सुना है। आपसे मिलना सम्मान की बात है। जब उनके हाथ मिले तो अमित ने अपने शरीर में एक बिजली की तरंग महसूस की। आकाश की हरी आंखें, जो प्रिया की आंखों के इतनी समान थीं, उन्हें सम्मान और जिज्ञासा के मिश्रण से देख रही थी। सम्मान मेरा है, आकाश, अमित ने जवाब दिया, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए। मुझे इस जगह के प्रति तुम्हारे समर्पण के बारे में बताया गया है। किसी इतने युवा व्यक्ति में इतनी प्रतिबद्धता देखना प्रशंसनीय है। आकाश का चेहरा हल्का लाल हो गया। मैं केवल वह लौटाने की कोशिश कर रहा हूं जो मुझे मिला है, श्री शर्मा। इस जगह ने मुझे तब घर दिया जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अमित अपने खोए हुए बेटे के बारे में सोचे बिना नहीं रह सके। क्या आदित्य में भी वही आत्मा की महानता होती अगर वह जीवित रहता? इस विचार ने उनके गले में एक गांठ बना दी। मैं तुम्हारी कहानी के बारे में और जानना चाहूंगा, आकाश। क्या तुम्हारे पास थोड़ी बातचीत करने का समय होगा? अमित ने पूछा, खुद को अपनी रुचि पर आश्चर्य करते हुए। आकाश ने श्रीमती मेहता की ओर देखा, जिन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल, श्री शर्मा। यह मेरा सौभाग्य होगा। जैसे जैसे वे बातचीत करने के लिए एक शांत जगह की तलाश में दूर जा रहे थे, उनमें से कोई भी यह नहीं जानता था कि यह सामान्य बातचीत कैसे उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। नियति, जिसने एक बार उन्हें अलग कर दिया था, अब चुपचाप उन्हें फिर से एक साथ लाने का काम कर रही थी। जैसे जैसे अमित और आकाश बातचीत करते रहे, व्यवसायी युवक से और अधिक आकर्षित होता गया। उसके बोलने के तरीके में, उसके हाव भाव में कुछ ऐसा था जो उन्हें अजीब तरह से परिचित लगता था। आकाश ने उन्हें अनाथाश्रम में अपने जीवन, अपनी पढ़ाई और त्यागे गए बच्चों की मदद करने के अपने सपनों के बारे में बताया। और क्या तुम्हें अपने जैविक परिवार के बारे में कभी कुछ पता नहीं चला? अमित ने सावधानी से पूछा। आकाश ने सिर हिलाया। नहीं, श्री शर्मा। मुझे जो कुछ पता है वह यह है कि मुझे यहाँ के पास घायल और भ्रमित अवस्था में पाया गया था। मुझे कुछ चोटें लगी थीं और मुझे अपने अतीत की कोई याद नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा कि यह संभवतः दुर्घटना के आघात के कारण था। अमित ने महसूस किया कि उनका दिल एक धड़कन छोड़ गया। दुर्घटना? कौन सी दुर्घटना? मुझे विवरण का यकीन नहीं है, आकाश ने जवाब दिया। लेकिन जैसा मुझे बताया गया, ऐसा लगता था कि मैं एक कार दुर्घटना में था। मुझे उसके अनुरूप कट और चोटें लगी थी, लेकिन कभी और कुछ पता नहीं चला। किसी ने मुझे दावा नहीं किया और समय के साथ यह जगह मेरा घर बन गई। अमित का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। तारीखें मेल खाती थीं, आकाश की उम्र, दुर्घटना। क्या यह संभव हो सकता था? क्या यह युवक उनका बेटा आदित्य हो सकता था? शांत रहने की कोशिश करते हुए अमित ने और जांच करने का फैसला किया। आकाश, क्या तुम्हें कोई आपत्ति होगी अगर मैं किसी को तुम्हारे अतीत की जांच करने के लिए नियुक्त करूं? शायद हम तुम्हारे परिवार के बारे में कोई सुराग पा सकें। आकाश ने उन्हें आश्चर्य से देखा। आप मेरे लिए ऐसा करेंगे, श्री शर्मा? लेकिन क्यों? अमित ने दुख से मुस्कुराया। कहते हैं कि तुम्हारी कहानी ने मुझे प्रभावित किया है, और शायद मैं तुम्हें जवाब खोजने में मदद कर सकूं। जो अमित नहीं जानते थे वह यह था कि कोई और भी आकाश के अतीत में रुचि रखता था। अमित के छोटे भाई राहुल शर्मा पर्दे के पीछे से स्थिति पर नजर रख रहे थे। राहुल ने हमेशा अपने भाई की सफलता और धन से ईर्ष्या की थी।
जब उन्हें पता चला कि अमित एक उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे थे, तो उन्होंने परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने का एक सही मौका देखा। वे अमित के कदमों का पीछा कर रहे थे, सही समय का इंतजार कर रहे थे। उसी रात जब अमित सोने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें राहुल का फोन आया। भाई, मैंने सुना है कि आप अनाथाश्रमों का दौरा कर रहे हैं। शायद एक उत्तराधिकारी की तलाश में, राहुल ने एक दिखावटी आकस्मिक स्वर में पूछा। अमित, जो हमेशा अपने भाई के प्रति सावधान रहते थे, ने टालमटोल करते हुए जवाब दिया। मैं केवल मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, राहुल। तुम जानते हो कि यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बिल्कुल, राहुल ने कहा। मैं केवल सोच रहा था कि क्या आपने गोद लेने पर विचार किया है। यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अमित ने महसूस किया कि उनके भाई की अचानक रुचि में कुछ गड़बड़ था। मैं इस पर विचार करूंगा, सुझाव के लिए धन्यवाद। फोन रखने के बाद अमित यह महसूस किए बिना नहीं रह सके कि राहुल कुछ षड्यंत्र कर रहा था। उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें आकाश के बारे में अपनी जांच में और भी अधिक सावधान रहना होगा। इस बीच अपने आलीशान अपार्टमेंट में राहुल बदमाशी से मुस्कुरा रहा था। वह जानता था कि वह दिखाता था उससे ज्यादा। 15 साल पहले वही था जिसने दुर्घटना के बाद आदित्य का अपहरण करने की कोशिश की थी, अमित को ब्लैकमेल करने के इरादे से। लेकिन उसकी योजना उलट गई थी जब एक नर्स, जो अपहरण के प्रयास की गवाह थी, ने बच्चे को बचाया था और उसे सुरक्षित रखने के लिए अनाथाश्रम ले गई थी। राहुल ने इन सभी वर्षों में आकाश पर नजर रखी थी, अपने लाभ के लिए उसका उपयोग करने के सही समय का इंतजार कर रहा था। अब जब अमित युवक में रुचि दिखा रहे थे, राहुल जानता था कि उसे जल्दी कार्य करना होगा। जल्द ही, प्यारे भाई, उसने खुद से बुदबुदाया। जल्द ही तुम सच्चाई जान जाओगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शर्मा परिवार की संपत्ति मेरी होगी। जो राहुल नहीं जानता था वह यह था कि उसकी योजना में एक महत्वपूर्ण खामी थी। एक और बड़ा रहस्य सामने आने वाला था, एक ऐसा रहस्य जो पूरे शर्मा परिवार के भाग्य को बदल देगा। अगले कुछ दिन अमित के लिए भावनाओं का भंवर थे। उन्होंने भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी जांचकर्ता संजय गुप्ता को आकाश के अतीत की जांच करने के लिए नियुक्त किया था। जबकि वे खबरों का इंतजार कर रहे थे, अमित इस संभावना के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकते थे कि यह युवक उनका खोया हुआ बेटा हो सकता था। आकाश अपनी ओर से अनाथाश्रम में अपनी दिनचर्या जारी रखे हुए था, उस तूफान से अनजान जो आने वाला था। हालांकि उसने महसूस किया कि कुछ बदल गया था। श्री शर्मा अधिक बार उससे मिलने आते थे, हमेशा एक ऐसी नजर के साथ जो लालसा और उम्मीद से भरी होती थी, जिसे आकाश पूरी तरह से समझ नहीं पाता था। एक दोपहर जब आकाश अनाथाश्रम के आंगन में बच्चों के साथ खेल रहा था, उसने देखा कि एक आदमी सड़क से उसे देख रहा था। वह राहुल शर्मा था, हालांकि आकाश उसे नहीं जानता था। उत्सुक और थोड़ा चिंतित, वह बाड़ की ओर बढ़ा। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं, श्रीमान? आकाश ने सावधानी से पूछा। राहुल ने झूठी दयालुता से मुस्कुराया। मैं केवल यहां जो अच्छा काम हो रहा है उसकी प्रशंसा कर रहा था। मैं राहुल शर्मा हूं, अमित का भाई। मैंने सुना है कि तुम मेरे भाई के दोस्त बन गए हो। आकाश ने सिर हिलाया, अभी भी अविश्वासी। श्री शर्मा मेरे प्रति बहुत दयालु रहे हैं। क्या आप भी अनाथाश्रम की मदद करने में रुचि रखते हैं? ओह, बिल्कुल, राहुल ने अपनी आंखों में एक गणना करने वाली चमक के साथ जवाब दिया। वास्तव में मैं सोच रहा था कि क्या हम निजी तौर पर बात कर सकते हैं। मेरे पास एक प्रस्ताव है जो तुम्हें रुचिकर लग सकता है। इससे पहले कि आकाश जवाब दे पाता, श्रीमती मेहता की आवाज प्रवेश द्वार से गूंजी। आकाश, श्री अमित तुमसे मिलने आए हैं, राहुल ने मन ही मन कोसा। फिर किसी दिन, बेटा। अपना ध्यान रखना। जैसे ही राहुल दूर जा रहा था, अमित चिंता के भाव के साथ पहुंच रहे थे। उन्होंने अपने भाई को आकाश से बात करते देखा था और यह उन्हें गहराई से परेशान कर रहा था। आकाश, मेरा भाई क्या चाहता था? अमित ने पूछा, अपनी चिंता को छिपाने की कोशिश करते हुए। आकाश, अमित की आवाज में स्पष्ट तनाव से भ्रमित, ने सावधानी से जवाब दिया। उन्होंने केवल अपना परिचय दिया और कहा कि वे मुझसे निजी तौर पर बात करना चाहते थे। उन्होंने किसी प्रस्ताव के बारे में कुछ कहा। अमित ने भौहें सिकोड़ी।
वे अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उसके इरादे शायद ही कभी निस्वार्थ होते थे। आकाश, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि तुम राहुल के साथ सावधान रहो। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर तुम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो। युवक ने सिर हिलाया, चेतावनी से उत्सुक। मैं समझता हूं, श्री शर्मा। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? आखिर वह आपका भाई है। अमित ने गहरी सांस ली। यह एक लंबी कहानी है, आकाश। शायद किसी दिन मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी के लिए बस मुझसे वादा करो कि तुम सावधान रहोगे। मैं वादा करता हूं, आकाश ने जवाब दिया, शर्मा परिवार को घेरे हुए रहस्यों के बारे में और अधिक उत्सुक होते हुए। इस बीच निजी जांचकर्ता संजय गुप्ता आकाश के अतीत के रहस्य को सुलझाने के लिए अथक रूप से काम कर रहे थे। वे पुराने अस्पताल रिकॉर्ड की समीक्षा कर रहे थे, अनाथाश्रम के पूर्व कर्मचारियों का साक्षात्कार ले रहे थे और हर छोटे से छोटे सुराग का पीछा कर रहे थे। एक रात जब वे कुछ पुराने पुलिस अभिलेखों की समीक्षा कर रहे थे, संजय ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने शर्मा परिवार की दुर्घटना की रात एक अपहरण के प्रयास के बारे में एक रिपोर्ट पाई। रिपोर्ट में एक नर्स का उल्लेख था जिसने एक घायल बच्चे को एक ऐसे व्यक्ति से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया था जो उसे ले जाने की कोशिश कर रहा था। इस खोज से उत्साहित संजय ने तुरंत अमित से संपर्क किया। श्री शर्मा, मुझे लगता है कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण पाया है। मुझे आपसे तुरंत मिलने की जरूरत है। अमित, जो पिछले कुछ हफ्तों से ठीक से सो नहीं पाए थे, उसी रात अपने कार्यालय में संजय से मिलने के लिए सहमत हो गए। इंतजार करते हुए उनका दिमाग लगातार घूम रहा था। क्या यह संभव था कि इतने सालों बाद उन्होंने आखिरकार अपने बेटे को ढूंढ लिया था? जब संजय पहुंचे और उन्होंने रिपोर्ट दिखाई, अमित को लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। क्या तुम इसके बारे में निश्चित हो, संजय? क्या तुम्हें लगता है कि वह बच्चा हो सकता है? मैं 100% निश्चित नहीं हो सकता, श्री शर्मा, संजय ने सावधानी से जवाब दिया। लेकिन तारीखें मेल खाती हैं और बच्चे का विवरण उससे मेल खाता है जो हम आकाश के बारे में जानते हैं। इसके अलावा मैं उस नर्स की जांच कर रहा था। उसका नाम सुनीता सिंह है और अजीब बात यह है कि वह घटना के कुछ ही समय बाद अस्पताल में काम करना छोड़ दिया। मैंने उसका पता लगा लिया है। वह शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में रहती है। अमित अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए, दृढ़ निश्चय के साथ। हमें उससे बात करनी होगी, संजय। मुझे सच्चाई जानने की जरूरत है। एक और बात है, श्री शर्मा, संजय ने गंभीर स्वर में जोड़ा। रिपोर्ट में उल्लेख है कि जिस व्यक्ति ने बच्चे का अपहरण करने की कोशिश की थी, उसका वर्णन ऐसे व्यक्ति के रूप में किया गया था जो आप जैसा दिखता था। चूंकि आप उस समय अस्पताल में बेहोश थे। अमित ने महसूस किया कि उनकी पीठ पर एक सिहरन दौड़ गई। राहुल, वे बुदबुदाए। यह राहुल ही रहा होगा। यह खुलासा अमित को पीठ में एक मुक्का मारने जैसा लगा। उनके अपने भाई ने आदित्य का अपहरण करने की कोशिश की थी। क्यों? वह इससे क्या हासिल करना चाहता था? और अगर आकाश वास्तव में आदित्य था, तो राहुल अब क्या करेगा जब अमित सच्चाई जानने के करीब थे? संजय, मुझे चाहिए कि तुम राहुल की जांच करते रहो। पिछले 15 वर्षों में उसकी गतिविधियों के बारे में जो कुछ भी पता कर सकते हो, पता करो। मैं सुनीता सिंह से बात करने जाऊंगा। और कृपया आकाश पर नजर रखना। मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल जो भी योजना बना रहा है, उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। जैसे ही अमित अतीत के सच का सामना करने के लिए तैयार हो रहे थे, वे यह कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक और बड़ा रहस्य सामने आने वाला था। एक ऐसा रहस्य जो न केवल उनकी जिंदगी बदल देगा, बल्कि 15 साल पहले की उस दुखद रात के बारे में उनके सारे विश्वासों को हिला देगा। सूरज अभी अभी क्षितिज पर दिखाई देने लगा था जब अमित शर्मा उस छोटे से गांव में पहुंचे जहां सुनीता सिंह रहती थी। उनका दिल जोर से धड़क रहा था जैसे जैसे वे पूर्व नर्स के मामूली घर के करीब पहुंच रहे थे। हर कदम उन्हें एक ऐसी सच्चाई के करीब ला रहा था जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती थी। सुनीता सिंह, एक लगभग 60 वर्षीय महिला जिसके बाल सफेद थे और आंखें दयालु लेकिन थकी हुई थीं, ने दरवाजा खोला। अमित को देखकर उसका चेहरा ऐसे पीला पड़ गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। श्रीमती सिंह, अमित ने कांपती आवाज में शुरू किया।
मुझे पता है कि यह अजीब लग सकता है, लेकिन मुझे आपसे कुछ ऐसी बात करने की जरूरत है जो 15 साल पहले हुई थी। सुनीता ने उन्हें एक पल के लिए ध्यान से देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। मैं इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थी, श्री शर्मा। अंदर आइए, कृपया अंदर। सुनीता ने अमित को एक कप चाय दी और गंभीर भाव से उनके सामने बैठ गई। मुझे लगता है कि आप यहाँ बच्चे के बारे में हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। अमित ने सिर हिलाया, सही शब्द खोजने में असमर्थ। सुनीता ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। उस रात मैं अस्पताल में ड्यूटी पर थी जब आपको और आपके परिवार को लाया गया। यह एक भयानक दृश्य था। आप बेहोश थे, आपकी पत्नी। सुनीता ने रुककर कहा, जैसे वह आगे बोलने में संकोच कर रही हो। मेरी पत्नी मर गई, अमित ने टूटी आवाज में पूरा किया। सुनीता ने उन्हें करुणा और अपराधबोध के मिश्रण से देखा। श्री शर्मा, कुछ ऐसा है जो आपको जानना चाहिए। आपकी पत्नी उस रात नहीं मरी थी। अमित ने महसूस किया कि दुनिया रुक गई। क्या? लेकिन मुझे बताया गया था। सभी ने मुझे बताया था कि प्रिया दुर्घटना में मर गई थी। सुनीता ने सिर हिलाया। वह बहुत गंभीर रूप से घायल थी, हाँ, लेकिन वह बच गई थी। हालांकि वह गहरी कोमा में चली गई थी। तब राहुल आ गया। अमित का दिमाग इस जानकारी को समझने की कोशिश करते हुए चकरा रहा था। प्रिया जिंदा? राहुल शामिल था? कृपया जारी रखें, वे मुश्किल से कह पाए। राहुल आपके ठीक बाद आया। वह परेशान लग रहा था। जब उसे पता चला कि आपकी पत्नी बच गई थी तो वह घबरा गया। मैंने उसे फोन पर बात करते सुना, कहते हुए कि योजना वैसी नहीं चली जैसी उम्मीद थी। फिर मैंने उसे बच्चे को ले जाने की कोशिश करते देखा। अमित ने अपने हाथ मुट्ठी में बंद कर लिए, गुस्सा और भ्रम उनके अंदर लड़ रहे थे। आपने क्या किया? मैंने हस्तक्षेप किया, सुनीता ने दृढ़ता से जवाब दिया। मैं उसे बच्चे को ले जाने की अनुमति नहीं दे सकती थी। मैं उससे बच्चे को छीनने में कामयाब रही और भाग गई। राहुल ने मेरा पीछा किया, लेकिन मैं उससे बच निकली। मुझे पता था कि अगर मैं बच्चे को अस्पताल वापस ले जाती तो वह सुरक्षित नहीं होता, इसलिए मैंने उसे आशा और जीवन अनाथाश्रम ले गई। मैंने उन्हें बताया कि मुझे वह त्यागा हुआ मिला था। आकाश, अमित ने बुदबुदाया। वह बच्चा आकाश था। मेरा आदित्य, सुनीता ने सिर हिलाया। हाँ, श्री शर्मा। लेकिन और भी है। आपकी पत्नी प्रिया। राहुल ने उसे एक झूठे नाम के तहत एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करवा दिया। उसने कहा कि यह उसकी सुरक्षा के लिए था, लेकिन मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ था। उसके बाद मैंने अस्पताल से इस्तीफा दे दिया। डर ने मुझे इन सभी वर्षों तक चुप रहने पर मजबूर किया, लेकिन मैंने कभी भी आकाश पर दूर से नजर रखना नहीं छोड़ा। अमित अचानक उठ खड़े हुए, इन खुलासों से अभिभूत। क्या आप कह रही हैं कि प्रिया जीवित हो सकती है? कहा। किस अस्पताल में? सुनीता ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। यहां अस्पताल का पता है और वह झूठा नाम जिसके तहत उन्हें दर्ज किया गया था। श्री शर्मा, मुझे पता है कि मैंने इतने लंबे समय तक चुप रहकर एक भयानक गलती की है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर सकेंगे। मैं केवल बच्चे की रक्षा करना चाहती थी। अमित ने कांपते हाथों से कागज लिया। उनका दिमाग भावनाओं का भंवर था, अपने बेटे के जीवित होने की जानकारी से खुशी, अपने भाई के प्रति क्रोध और प्रिया के भी जीवित होने की संभावना पर आशा की एक चिंगारी। धन्यवाद सुनीता, उन्होंने अंततः कहा। मेरे बेटे को बचाने और अब मुझे सच्चाई बताने के लिए धन्यवाद। मुझे जाना होगा। मुझे प्रिया को ढूंढना है और राहुल का सामना करना है। जैसे ही अमित जल्दी से सुनीता के घर से बाहर निकले, वे जानते थे कि वे अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई का सामना कर रहे थे। उन्हें अपने परिवार को एकजुट करना था और अपने भाई के विश्वासघात का पर्दाफाश करना था। लेकिन सबसे पहले उन्हें पुष्टि की आवश्यकता थी। उन्हें अपनी आंखों से प्रिया को देखने की जरूरत थी। दिल की धड़कन तेज होने के साथ अमित उस अस्पताल की ओर बढ़े जहां कथित तौर पर उनकी पत्नी थी। जो वे नहीं जानते थे,
वह यह था कि राहुल पहले से ही उनकी गतिविधियों से अवगत था और अपनी अंतिम चाल खेलने की तैयारी कर रहा था। शर्मा परिवार का भाग्य एक धागे पर लटका हुआ था और अगले कुछ घंटे यह तय करेंगे कि क्या वे अंततः एकजुट हो पाएंगे या अतीत के रहस्य और झूठ उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देंगे। अमित ने उस निजी अस्पताल की ओर पागलों की तरह गाड़ी चलाई जहां कथित तौर पर प्रिया थी। उनका दिमाग भावनाओं का भंवर था, आशा, डर, क्रोध, प्यार, सब कुछ एक ऐसे चक्रवात में मिल रहा था जो उन्हें निगल जाने की धमकी दे रहा था। इस बीच अनाथाश्रम में आकाश बेचैन महसूस कर रहा था। राहुल के साथ बातचीत और अमित की चेतावनी ने उसे एक ऐसी बेचैनी की भावना दे दी थी जिससे वह छुटकारा नहीं पा सकता था। उसने अपने विचारों को साफ करने के लिए टहलने का फैसला किया, यह नहीं जानते हुए कि यह सरल कार्य उसे उस तूफान के केंद्र में ला देगा जो फटने वाला था। राहुल अपनी ओर से अपने संपर्कों में से एक द्वारा सुनीता सिंह के पास अमित की यात्रा के बारे में सूचित किया गया था। वह जानता था कि उसका समय समाप्त हो रहा था और उसे स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए जल्दी कार्य करना होगा। अस्पताल में अमित रिसेप्शन में घुस गए। सुनीता द्वारा दी गई जानकारी वाला कागज उनकी मुट्ठी में मुड़ा हुआ था। मुझे एक मरीज को देखने की जरूरत है, उन्होंने मांग की। उनकी आवाज भावना से कांप रही थी। वह सुमन रावत नाम से दर्ज है। रिसेप्शनिस्ट अमित की तीव्रता से चौंककर ने नाम अपने कंप्यूटर में टाइप किया। मुझे खेद है श्रीमान, लेकिन मुझे रोगियों के बारे में जानकारी देने के लिए अधिकार की आवश्यकता है। अमित जोर देने वाले ही थे जब एक परिचित आवाज ने उन्हें रोक दिया। उसे मेरा अधिकार है। अमित धीरे से मुड़े, जो उनके कान सुन रहे थे उस पर विश्वास करने में असमर्थ। वहां गलियारे में खड़ी एक वॉकर पर टिकी हुई लेकिन आंखों में जीवन की चमक के साथ प्रिया थी। प्रिया, अमित ने फुसफुसाया, उनकी आंखों से अनियंत्रित आंसू बह रहे थे। तुम जीवित हो, तुम यहां हो। वे उसकी ओर लपके 15 लंबे वर्षों तक दबे रहे अपने प्यार के पूरे बल के साथ उसे सावधानी से गले लगाते हुए। प्रिया ने भी गले लगाया, वह भी रो रही थी। अमित, मेरे प्यार, उसने हिचकियों के बीच कहा। आखिरकार तुम यहां हो। जबकि जोड़ा फिर से मिल रहा था, आकाश अनाथाश्रम के पास की सड़कों पर ध्यान भटककर चल रहा था। अचानक एक काली कार उसके बगल में अचानक रुकी। दरवाजा खुला और राहुल शर्मा बाहर निकला। आकाश, कैसा संयोग है कि तुम यहां मिल गए, राहुल ने एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। मुझे चाहिए कि तुम मेरे साथ आओ। कुछ महत्वपूर्ण है जो मुझे तुम्हें दिखाना है। आकाश अमित की चेतावनी याद करते हुए एक कदम पीछे हटा। मुझे खेद है श्री शर्मा, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मैं आपको नहीं जानता। राहुल की मुस्कान गायब हो गई। तुम नहीं समझते लड़के, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। इससे पहले कि आकाश प्रतिक्रिया कर पाता, कार से 2 आदमी निकले और उसे पकड़ लिया। उसके संघर्ष के बावजूद उन्होंने उसे वाहन में धकेल दिया जो तेजी से चल पड़ा। अस्पताल में वापस अमित और प्रिया एक निजी कमरे में चले गए थे। आंसुओं और प्यार के बीच वे पिछले 15 वर्षों के बारे में एक दूसरे को अपडेट कर रहे थे। यह कैसे संभव है? अमित ने पूछा। मुझे बताया गया था कि तुम दुर्घटना में मर गई थी। प्रिया ने सिर हिलाया। राहुल, यह सब राहुल ने किया था। दुर्घटना कोई दुर्घटना नहीं थी अमित, यह एक हत्या का प्रयास था। अमित ने महसूस किया कि उनकी नसों में खून जम गया। तुम क्या कह रही हो प्रिया? राहुल कंपनी चाहता था, तुम्हारी संपत्ति। वह जानता था कि तुम उसके जालों में फंसने के लिए बहुत चतुर थे, इसलिए उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खत्म करने का फैसला किया। जब हम बच गए तो वह घबरा गया। उसने मुझे यहां रखा, वर्षों तक कृत्रिम कोमा में, तुम्हें यह विश्वास दिलाते हुए कि मैं मर गई थी। लेकिन तुम जाग गईं, अमित ने कहा, अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़े हुए। प्रिया ने सिर हिलाया। 1 साल पहले डॉक्टर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन राहुल ने मुझे धमकी दी। उसने कहा कि अगर मैंने तुमसे संपर्क करने या सच्चाई बताने की कोशिश की तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि आदित्य के साथ कुछ भयानक हो। आदित्य? अमित ने बुदबुदाया। प्रिया, आदित्य जीवित है। वह आकाश है, अनाथाश्रम का वह युवक।
मैंने अभी अभी यह पता लगाया है। प्रिया की आंखें खुशी और आतंक के मिश्रण से भर गईं। आदित्य जीवित है? हे भगवान! अमित, हमें उसे ढूंढना होगा। राहुल अब कुछ भी करने से नहीं रुकेगा जब सच्चाई सामने आ रही है। अमित ने महसूस किया कि उनकी पीठ पर एक सिहरन दौड़ गई। उन्होंने अपना फोन निकाला और फ्रेंटिक रूप से संजय गुप्ता का नंबर डायल किया। संजय, मुझे चाहिए कि तुम अभी अनाथाश्रम जाओ। सुनिश्चित करो कि आकाश सुरक्षित है। अमित ने तत्काल आदेश दिया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। संजय अनाथाश्रम पहुंचे और पता चला कि आकाश गायब हो गया था। श्रीमती मेहता परेशान थीं, बता रही थीं कि युवक टहलने के लिए बाहर गया था और वापस नहीं लौटा था। इस बीच शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त घर में राहुल आकाश को बंधक बनाए हुए था। युवक एक कुर्सी से बंधा हुआ अपने अपहरणकर्ता को डर और भ्रम के मिश्रण से देख रहा था। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आकाश ने पूछा, अपने बंधनों से संघर्ष करते हुए। राहुल घर में घबराहट से टहल रहा था। तुम नहीं समझते, है ना? तुम ही सब कुछ के केंद्र में हो। तुम ही वह एकमात्र चीज हो जो मेरे और शर्मा परिवार की संपत्ति के बीच खड़ी है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं तो बस एक अनाथ हूं, आकाश ने विरोध किया। राहुल ने एक कड़वी हंसी छोड़ी। ओह, कैसी विडंबना है। भारत के सबसे बड़े भाग्यों में से एक का वारिस एक अनाथालय में पला बढ़ा। तुम अमित और प्रिया शर्मा के बेटे हो, आदित्य शर्मा। आकाश ने महसूस किया जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन यह सच है, राहुल ने जारी रखा। और अब जब तुम्हारे प्यारे पिता सच्चाई जानने के करीब हैं, मुझे कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। अस्पताल में अमित प्रिया को बाहर निकलने की तैयारी करने में मदद कर रहे थे। डॉक्टरों के जोर देने के बावजूद प्रिया 1 मिनट और रुकने से इनकार कर रही थी। हमारे बेटे को हमारी जरूरत है, अमित, उसने दृढ़ता से कहा। मैं 15 साल उससे अलग रही हूं। मैं 1 सेकंड और नहीं खोना चाहती। ठीक जब वे बाहर निकलने ही वाले थे, संजय गुप्ता कमरे में घुस आए, हंसते हुए। श्री शर्मा, आकाश गायब हो गया है। और इससे भी ज्यादा, हमें राहुल के दफ्तर में सबूत मिले हैं। दस्तावेज जो साबित करते हैं कि उसने दुर्घटना की साजिश रची थी, श्रीमती शर्मा की मृत्यु का नाटक किया था और वर्षों से कंपनी के धन का गबन कर रहा था। अमित ने महसूस किया कि क्रोध उन्हें निगल रहा था। वह कमीना, वह कहाँ है? उसने मेरे बेटे को कहाँ रखा है? हमारे पास एक सुराग है, संजय ने जवाब दिया। एक गवाह ने आकाश को एक काली कार में ले जाते देखा। हमने वाहन का पता एक परित्यक्त संपत्ति तक लगाया है जो शहर के बाहरी इलाके में है। एक पल भी न गवाते हुए अमित, प्रिया और संजय वहां की ओर निकल पड़े, रास्ते में पुलिस को सूचित करते हुए। परित्यक्त घर में राहुल तेजी से घबरा रहा था। वह जानता था कि यह समय का सवाल है, इससे पहले कि उसे ढूंढ लिया जाए। एक आखिरी निराशा के दौरे में उसने अपना आखिरी पत्ता खेलने का फैसला किया। सुनो, आकाश। आदित्य, उसने कहा, युवक के पास आते हुए। मुझे पता है कि मैंने गलतियां की हैं, लेकिन हम अभी भी इसे सुधार सकते हैं। इसके बारे में सोचो, तुम्हारे पिता की संपत्ति के साथ हम बड़ी चीजें कर सकते हैं। तुम्हारे जैसे और बच्चों की मदद कर सकते हैं। तुम्हें बस मेरे साथ सहयोग करना होगा। आकाश ने राहुल को घृणा से देखा। मैं कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सहयोग नहीं करूंगा जिसने मेरे परिवार को इतना नुकसान पहुंचाया है। उसी क्षण पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी। राहुल घबरा गया। उसने एक बंदूक निकाली और उसे आकाश की ओर तान दिया। मुझे खेद है, लड़के। तुम मुझे कोई विकल्प नहीं दे रहे हो। ठीक जब राहुल ट्रिगर दबाने ही वाला था, दरवाजा धड़ाम से खुला। अमित और प्रिया अंदर आए, उनके पीछे पुलिस थी। आदित्य, प्रिया ने चीखा, अपने बेटे को इतने वर्षों के बाद देखकर आंखों में आंसू भर आए। बंदूक नीचे रखो, राहुल, अमित ने आदेश दिया, अपने परिवार के सामने सुरक्षात्मक रूप से खड़े होते हुए। राहुल घिरा हुआ पागलों की तरह अपने आसपास देखा। एक अंतिम निराशा के कार्य में उसने बंदूक अमित की ओर तान दी। तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया, भाई।
तुम हमेशा पसंदीदा थे, सफल। मेरे लिए क्या था, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, आकाश, जो अपने बंधनों से मुक्त हो गया था, राहुल पर झपट पड़ा। संघर्ष में बंदूक फर्श पर गिर गई और पुलिस ने राहुल को काबू करने का मौका देख लिया। जब राहुल को हथकड़ी लगा रहे थे, अमित और प्रिया आकाश की ओर दौड़े। 15 साल बाद पहली बार शर्मा परिवार एकजुट हो गया था। मेरा बेटा, प्रिया ने रोते हुए कहा, आकाश को अपनी पूरी ताकत से गले लगाते हुए। अमित ने दोनों को अपनी बाहों में समेट लिया, उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। अब हम साथ हैं, कोई हमें फिर कभी अलग नहीं करेगा। आकाश भावनाओं और खुलासों से अभिभूत अपने माता पिता से चिपक गया। हालांकि उसका दिमाग अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, उसका दिल जानता था कि उसने आखिरकार दुनिया में अपना स्थान पा लिया था। जैसे जैसे पुलिस राहुल को ले जा रही थी, शर्मा परिवार घर से बाहर निकला, एकजुट और खोया हुआ समय वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्पित। वे जानते थे कि उनके सामने एक लंबा रास्ता था, बहुत सी चोटें थीं जिन्हें भरना था और बहुत सी कहानियां थीं जिन्हें साझा करना था। लेकिन वे यह भी जानते थे कि जो कुछ भी हो, वे इसका सामना एक साथ करेंगे। सूरज क्षितिज पर डूब रहा था, उनकी जिंदगी के एक अंधेरे अध्याय के अंत और एक नए, आशा और संभावनाओं से भरे अध्याय की शुरुआत को चिन्हित करते हुए। शर्मा परिवार के नाटकीय बचाव के बाद के दिन भावनाओं का भंवर थे। आकाश, जो अभी भी अपनी पहचान के बारे में सच्चाई को समझ रहा था, परिवार के महल में चला गया, जहां अमित और प्रिया अपने नव प्राप्त बेटे के लिए एक स्वागत योग्य वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे थे। पहली रातें कठिन थीं। आकाश को अपहरण के बारे में बुरे सपने आते थे और वह अक्सर चीखते हुए जाग जाता था। प्रिया 15 साल से दबी हुई मातृत्व की भावना के साथ उसे सांत्वना देने के लिए उसके कमरे में दौड़ती थी। मैं यहां हूं, मेरे प्यारे, वह उसे गले लगाते हुए फुसफुसाती थी। तुम अब सुरक्षित हो। अमित अपनी ओर से अपने खुद के अपराध बोध से जूझ रहे थे। वे खुद को जिम्मेदार महसूस कर रहे थे कि उन्होंने पहले सच्चाई का पता नहीं लगाया, कि उन्होंने इतने सालों तक अपने भाई पर भरोसा किया। एक रात जब सभी एक साथ खाना खा रहे थे, आकाश ने आखिरकार उन शंकाओं को व्यक्त किया जो उसे परेशान कर रही थी। मैं इस परिवार का हिस्सा कैसे हो सकता हूं? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैंने अपना पूरा जीवन एक अनाथ के रूप में जिया है। मुझे नहीं पता कि एक शर्मा कैसे बनना है। अमित ने अपना कांटा नीचे रखा और अपने बेटे की आंखों में देखा। आकाश, आदित्य, तुम्हें खुद के अलावा कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। तुमने हमें उस पल से गर्व महसूस कराया है जब हमने तुम्हें अनाथाश्रम में जाना, इससे बहुत पहले कि हमें पता चला कि तुम हमारे बेटे थे। प्रिया ने आकाश का हाथ थाम लिया। तुम्हारे पिता सही हैं। तुम्हारी करुणा, दूसरों की मदद करने की तुम्हारी इच्छा, यही तुम्हें एक शर्मा बनाती है। उपनाम नहीं, पैसा नहीं, बल्कि तुम्हारा दिल। आकाश ने महसूस किया कि उसके गले में एक गांठ बन रही है। लेकिन अगर मैं आपको निराश कर दूं तो? ऐसा असंभव है, अमित ने दृढ़ता से जवाब दिया। एकमात्र चीज जो हमें निराश कर सकती है वह यह है कि तुम अपने आप के प्रति सच्चे न रहो। और हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे आकाश खुलने लगा। उसने अनाथाश्रम में अपने जीवन की कहानियां साझा की, उसी स्थिति में अन्य बच्चों की मदद करने के अपने सपनों के बारे में बताया। अमित और प्रिया ध्यान से सुनते, अपने बेटे की ताकत और दयालुता पर चकित। इस बीच राहुल के खिलाफ मामला आगे बढ़ रहा था। सबूत अकाट्य थे और जल्द ही उसे हत्या के प्रयास, अपहरण और धोखाधड़ी के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। अमित अपने भाई के विश्वासघात से हुए दर्द के बावजूद उसके खिलाफ गवाही देने का फैसला किया। यह सही बात है, उन्होंने एक रात प्रिया से कहा। तुम्हारे लिए, आदित्य के लिए, उन सभी जिंदगियों के लिए जिन्हें उसने अपने लालच से खतरे में डाला। मुकदमे के दिन शर्मा परिवार एकजुट होकर पेश हुआ। आकाश घबराया हुआ लेकिन दृढ़ ने भी गवाही देने का फैसला किया। जब उसकी बारी आई कटघरे में जाने की, आकाश ने सीधे राहुल की आंखों में देखा। मैंने सालों तक अनाथाश्रम में सोचा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन तब भी मुझे प्यार और वफादारी का मतलब पता था, उन लोगों की वजह से जो अनाथाश्रम में थे। जो आपने किया, अपने ही परिवार को धोखा देना,
यह कुछ ऐसा है जो मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा, राहुल पहली बार पछतावा दिखाता प्रतीत हुआ। उसने नजरें झुका लीं, अपने भतीजे की नजर का सामना करने में असमर्थ। हफ्तों के गवाहों के बयान और विचार विमर्श के बाद राहुल को सभी आरोपों में दोषी करार दिया गया। जब उसे कोर्ट रूम से बाहर ले जाया जा रहा था, उसने एक आखिरी बार अमित की ओर देखा। मुझे खेद है भाई, उसने बुदबुदाया। मुझे बहुत अफसोस है, अमित ने हल्के से सिर हिलाया, दुख और राहत का मिश्रण महसूस करते हुए। यह उनके जीवन के एक दर्दनाक अध्याय का अंत था। मुकदमे के समाप्त होने के साथ शर्मा परिवार एक साथ अपने जीवन को ठीक करने और पुनर्निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित कर सका। अमित और प्रिया आकाश के जुनून से प्रेरित होकर अनाथ बच्चों और कमजोर स्थिति में परिवारों की मदद के लिए एक फाउंडेशन बनाने का फैसला किया। हम चाहते हैं कि अन्य लोगों को भी अपने प्रियजनों से मिलने का मौका मिले, जैसा हमें मिला, प्रिया ने शर्मा फाउंडेशन के उद्घाटन समारोह में समझाया। आकाश अपने माता पिता के बीच खड़ा गर्व से मुस्कुराया। अपने जीवन में पहली बार उसे लगा कि वह वास्तव में कहीं का है। वह अब न तो अनाथ आकाश था और न ही वारिस आदित्य शर्मा। वह दोनों था और बहुत कुछ और भी। जैसे जैसे परिवार कैमरों के फ्लैश के सामने एक दूसरे को गले लगा रहा था, अमित ने फुसफुसाया, हमने कर दिखाया। हम साथ हैं, प्रिया आंखों में खुशी के आंसू के साथ सहमति में सिर हिलाया। और अब कुछ भी हमें अलग नहीं करेगा, आकाश अपने माता पिता के प्यार और समर्थन को महसूस करते हुए जानता था कि चाहे जो भी हो, वे भविष्य का सामना एकजुट होकर करेंगे। त्रासदी जिसने उन्हें अलग किया था, अब वह बंधन बन गई थी जो उन्हें पहले से कहीं अधिक मजबूती से जोड़ रही थी। 1 साल बीत गया था शर्मा परिवार के नाटकीय पुनर्मिलन के बाद। महल जो पहले ठंडा और एकाकी था, अब जीवन और हंसी से भरा हुआ था। आकाश जिसने अपना पहला नाम रखने का फैसला किया था लेकिन शर्मा उपनाम अपनाया था, अपने नए जीवन में आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से ढल गया था। यह एक सुनहरी रविवार की सुबह थी जब अमित ने अपने बेटे को बगीचे में नक्शों और दस्तावेजों से घिरा हुआ पाया। रविवार को काम कर रहे हो? अमित ने मुस्कुराते हुए पूछा। आकाश ने ऊपर देखा, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। पापा, मुझे लगता है कि मैंने फाउंडेशन के नए सामुदायिक केंद्र के लिए एकदम सही जगह ढूंढ ली है। अमित अपने बेटे के पास बैठ गए, नक्शों का अध्ययन करते हुए। आशाजनक लगता है। क्यों न हम नाश्ते के दौरान इस पर तुम्हारी मां से चर्चा करें? जैसे जैसे वे भोजन कक्ष की ओर बढ़े, अमित यह सोचे बिना न रह सके कि उनका जीवन कितना बदल गया था। शर्मा फाउंडेशन, जो आकाश की अन्य बच्चों की मदद करने की इच्छा से जन्मा था, एक ऐसा पारिवारिक प्रोजेक्ट बन गया था जो उन्हें और भी करीब ला रहा था। प्रिया उनका इंतजार कर रही थी, अपने टैबलेट पर कुछ ईमेल की समीक्षा करते हुए। उन्हें अंदर आते देख उसका चेहरा खिल उठा। मेरे 2 पसंदीदा पुरुष, उसने कहा, दोनों के गाल पर चुंबन देते हुए। इतनी जल्दी क्या उत्साहित कर रहा है तुम दोनों को? आकाश ने नए सामुदायिक केंद्र के लिए अपने विचार साझा किए और जल्द ही तीनों इस बारे में एक जीवंत चर्चा में डूब गए कि वे कैसे और अधिक जरूरतमंद परिवारों की मदद कर सकते हैं। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। कुछ क्षणों बाद श्रीमती मेहता, पूर्व अनाथाश्रम निदेशिका जो अब शर्मा फाउंडेशन के लिए काम करती थीं, दबी हुई उत्तेजना के साथ भोजन कक्ष में प्रवेश की। क्षमा करें कि मैंने आपको परेशान किया, उन्होंने कहा, लेकिन कुछ ऐसा है जो आपको देखना चाहिए। उन्होंने एक लिफाफा सौंप दिया। अमित ने उसे खोला और एक पत्र निकाला। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उनकी आंखें फैलती गईं। यह न्याय मंत्रालय का है, उन्होंने कापती आवाज में कहा। उन्होंने राहुल के मामले की समीक्षा की है और उन्होंने उसे पुनर्वास और सामुदायिक सेवा का अवसर दिया है। कड़ी निगरानी के तहत कमरे में एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। प्रिया पहली थी जो इसे तोड़ी। इसका ठीक ठीक क्या मतलब है? उसने पूछा, उसकी आवाज में चिंता और थोड़ी सी आशा का मिश्रण था। अमित ने पढ़ना जारी रखा। यह कहता है कि उसके अच्छे व्यवहार और स्पष्ट पश्चाताप को देखते हुए उसे पूर्व कैदियों के पुनर्वास कार्यक्रमों में काम करने की अनुमति दी जाएगी, हमेशा निगरानी में। और वह शर्मा फाउंडेशन की कुछ परियोजनाओं में भाग लेने के लिए हमारी स्वीकृति का अनुरोध करता है। अपनी पुनर्स्थापना प्रक्रिया के हिस्से के रूप में सभी की नजरें आकाश की ओर मुड़ गईं।
युवक कुछ पल तक चुप रहा, जानकारी को समझने की कोशिश करते हुए। मुझे नहीं पता क्या सोचना है, उसने अंततः स्वीकार किया। मेरे एक हिस्से में उसे एक मौका देना चाहता है, लेकिन दूसरा हिस्सा डरता है। प्रिया ने अपने बेटे का हाथ थाम लिया। यह समझने योग्य है, प्यारे। राहुल ने जो किया वह भयानक था, लेकिन अगर वह वास्तव में पश्चाताप कर रहा है, शायद यह एक अवसर है। श्रीमती मेहता ने हस्तक्षेप किया। न केवल राहुल के लिए चंगा होने का अवसर, बल्कि पूरे परिवार के लिए भी। अमित ने अपनी पत्नी और बेटे को देखा, मार्गदर्शन की तलाश में। आप दोनों क्या सोचते हैं? यह निर्णय हम सभी को प्रभावित करता है। प्रिया ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि हमें इस पर विचार करना चाहिए। अगर राहुल सच में पश्चाताप कर रहा है और बदलना चाहता है, तो शायद हम उस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। आकाश कुछ पल और चुप रहा, उसका मन विरोधाभासी भावनाओं से भरा हुआ था। अंत में उसने बोला, मेरे अनाथाश्रम के पूरे जीवन में मैंने क्षमा और दूसरे मौके के बारे में सीखा। मैं हमेशा इस पर विश्वास करता था। मेरे अपने परिवार के किसी व्यक्ति को इससे इनकार करना पाखंड होगा, चाहे यह कितना भी कठिन क्यों न हो। अमित ने अपने बेटे की परिपक्वता पर गर्व की एक लहर महसूस की। तो क्या हम इस बात पर सहमत हैं कि राहुल को यह अवसर दें? परिवार ने सिर हिलाया, हालांकि कुछ अनिश्चितता के साथ। उन्होंने फैसला किया कि राहुल फाउंडेशन की परियोजनाओं पर काम करेगा, लेकिन शुरू में कड़ी निगरानी में और लाभार्थियों के साथ सीधे संपर्क के बिना। कुछ हफ्तों बाद वह दिन आ गया जब राहुल शर्मा फाउंडेशन के कार्यालयों में प्रस्तुत होने वाला था। तनाव स्पष्ट था जब वह एक परिवीक्षा अधिकारी के साथ अंदर आया। राहुल, जो स्पष्ट रूप से पहले से पतला और बालों में सफेदी लिए हुए था, उस आत्मविश्वासी व्यक्ति का मात्र एक छाया लग रहा था जो वह कभी था। उसकी आंखें, जो कभी महत्वाकांक्षा से भरी थीं, अब पश्चाताप और शर्म से भरी थीं। अमित, प्रिया, आकाश, उसने टूटी आवाज में कहा। मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। मुझे खेद है, उस सारे नुकसान के लिए जो मैंने किया है, पर्याप्त नहीं लगता। अमित ने एक कदम आगे बढ़ाया। राहुल, यह आसान नहीं होगा। जो विश्वास तुमने तोड़ा है, वह रातों रात वापस नहीं आएगा। लेकिन हम तुम्हें यह मौका देने के लिए तैयार हैं। इसे बर्बाद मत करो। राहुल ने आंखों में आंसू के साथ सिर हिलाया। धन्यवाद। मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। अगले कुछ महीने सभी के लिए एक चुनौती थे। राहुल फाउंडेशन में अथक रूप से काम करता था, प्रशासनिक कार्यों से लेकर नई परियोजनाओं की योजना बनाने तक। धीरे धीरे उसका समर्पण और वास्तविक पश्चाताप तनावों को कम करने लगा। एक दिन जब आकाश नए सामुदायिक केंद्र के निर्माण की देखरेख कर रहा था, राहुल उसके पास आया। आकाश, उसने सावधानी से कहा, मुझे पता है कि मैं शायद वह आखिरी व्यक्ति हूं जिससे तुम सलाह चाहोगे, लेकिन मैंने तुम्हारे नक्शों की समीक्षा की है और मुझे लगता है कि मेरे पास एक विचार है जो भवन की ऊर्जा दक्षता में सुधार कर सकता है। आकाश ने एक पल के लिए संदेह किया, लेकिन फिर सिर हिलाया। मैं सुन रहा हूं। जैसे जैसे राहुल अपना विचार समझाता गया, आकाश को आश्चर्य हुआ कि यह वास्तव में एक बढ़िया प्रस्ताव था। वे बाकी दोपहर एक साथ काम करते रहे और पहली बार आकाश ने उस चाचा की झलक देखी जो उसका हो सकता था। उस रात पारिवारिक भोजन के दौरान आकाश ने जो हुआ था उसे साझा किया। मुझे लगता है कि राहुल वास्तव में बदल रहा है, उसने कहा। आज मैंने उसके एक ऐसे पहलू को देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अमित और प्रिया ने आश्चर्य और राहत की नजरों से एक दूसरे को देखा। चंगा होने की प्रक्रिया चल रही थी। समय के साथ शर्मा फाउंडेशन बढ़ा और विस्तार हुआ, हजारों लोगों के जीवन को छूता हुआ। राहुल, जिसने अपना पर्यवेक्षण काल पूरा कर लिया था, टीम का एक मूल्यवान सदस्य बन गया, अपनी बुद्धि और कौशल को स्वार्थी योजनाओं के बजाय नेक कामों में लगाते हुए। फाउंडेशन की 5वीं वर्षगांठ पर शर्मा परिवार ने एक बड़ा धर्मार्थ समारोह आयोजित किया। अमित, प्रिया और आकाश भाषण देने के लिए मंच पर चढ़े। 5 साल पहले अमित ने शुरू किया, हमारा परिवार टूटा हुआ था, त्रासदी और धोखे से अलग किए गए। आज हम यहां न केवल एक पुनर्मिलित परिवार के रूप में हैं,
बल्कि एक बहुत बड़े परिवार के हिस्से के रूप में जिसमें हर वह व्यक्ति शामिल है जिसकी हमने इस फाउंडेशन के माध्यम से मदद की है। प्रिया ने जारी रखा, हमने सीखा है कि माफी और करुणा सबसे गहरे घावों को भी पार कर सकती है, कि हर व्यक्ति खुद को सुधारने का मौका पाने का हकदार है और कि पारिवारिक प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। आकाश ने माइक्रोफोन लिया, उसकी आवाज भावना से भरी हुई थी। मैं यह मानकर बड़ा हुआ कि मेरा कोई परिवार नहीं था। अब मुझे पता है कि मेरा परिवार उससे कहीं बड़ा है जितना मैंने कभी कल्पना की थी। इसमें हमारे कार्यक्रमों में हर बच्चा, हर परिवार जिसकी हमने मदद की है, और हाँ, यहाँ तक कि वे भी शामिल हैं जिन्होंने एक बार हमें नुकसान पहुंचाया था लेकिन जिन्होंने प्रायश्चित का रास्ता चुना है। कमरे के पीछे से राहुल आंखों में आंसू के साथ देख रहा था, उसे दिए गए दूसरे मौके के लिए आभारी। समारोह एक बड़ी सफलता रही। फाउंडेशन के कार्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने के लिए पर्याप्त धन जुटाया गया, लेकिन वित्तीय सफलता से परे यह पारिवारिक प्रेम, क्षमा और मनुष्य की बदलने और विकसित होने की क्षमता की जीत का प्रतीक था। उस रात जब शर्मा परिवार घर लौट रहा था, अमित ने अपने चारों ओर देखा। प्रिया, पत्नी जिसे उन्होंने खो दिया समझा था, आकाश, बेटा जिसे उन्होंने सभी संभावनाओं के विरुद्ध वापस पा लिया था, और यहाँ तक कि राहुल भी, भाई जिसने परिवार में वापस आने का रास्ता खोज लिया था। उन्होंने नियति के मोड़ों के लिए गहरी कृतज्ञता महसूस की। पता है, अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं अंततः कह सकता हूं कि हमारी कहानी का एक खुशहाल अंत है। प्रिया ने उन्हें हल्का सा धक्का दिया। ओह अमित, यह कोई अंत नहीं है, यह तो बस एक नए अध्याय की शुरुआत है। आकाश ने सिर हिलाया, उसकी आंखें आशा और दृढ़ संकल्प से चमक रही थी। और यह अब तक का सबसे अच्छा अध्याय होगा। जैसे जैसे कार रात में आगे बढ़ती गई, शर्मा परिवार को अपने भविष्य की ओर ले जाती हुई, यह स्पष्ट था कि उनकी प्रेम, क्षमा और प्रायश्चित की कहानी आने वाले वर्षों तक कई लोगों को प्रेरित करती रहेगी। क्योंकि इस परिवार के दिल में, जो एक बार टूटा था और अब पहले से कहीं अधिक मजबूत था, एक सार्वभौमिक सत्य निवास करता था कि प्यार, जब सच्चा और दृढ़ हो, किसी भी बाधा को पार कर सकता है और सबसे गहरे घावों को भी भर सकता है।